ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाय के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। देखते ही देखते हम वर्ष के अंत की तरफ जा रहे हैं। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं। ग्रहों के, बड़े ग्रहों के जो गोचरीय स्थिति होती है उसमें भी यथासंभव वीडियो देता हूँ, और जो बाकी ग्रह हैं उनमें भी मैं यथासंभव वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल है ये बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या है, ज्योतिष आने वाले समय में एक प्रभावित या फिर कहिए एक संभावित आपको एक मार्गदर्शन दे सकती है कि ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है उन चीज़ों का लाभ उठाया जा सके, क्या बुरा हो सकता है उन चीज़ों से बचा जा सके। इसलिए त्रिमासिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। और यकीन मानिए कि जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। अगर कुछ हाइलाइट्स की ही बात करूं तो अक्टूबर के शुरुआती ही कुछ दिनों में यानी कि 2 अक्टूबर को ही सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण दोष नहीं, जो हम ज्योतिष के आधार पर कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के बीच में है तो ग्रहण दोष लग गया, नहीं, जो खगोलीय घटना होती है यानी कि ग्रहण लग रहा है। दूसरा, अक्टूबर में ही गुरु वक्री हो जाएंगे। 9 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे, अक्टूबर में ही मंगल नीच के हो जाएंगे, अक्टूबर में ही। नवंबर तक आते आते शनि महाराज जो वक्री चल रहे थे वो मार्गीय अवस्था की तरफ जाएंगे और उनका कुछ अंतिम समय रह जाएगा। तो जाते जाते कोई बहुत अच्छा आपको उपहार भी देके जा सकते हैं, बहुत अच्छी सीख देकर जा सकते हैं। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा। नवंबर के अंत में आते आते बुध वक्री हो जाएंगे और साल के अंत तक वक्री ही रहेंगे। और दिसंबर में मंगल भी वक्री हो जाएंगे और चीज़ों को बहुत बदल देंगे। और दिसंबर तक आते आते तो आपके कुंडली में 3 ग्रह वक्री होंगे और राहु केतु को मिलाएं तो 5 वक्र ग्रहों का प्रभाव दिसंबर में रहेगा। और दिसंबर का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आएगा। तो इन सारी चीज़ों की मैं विवेचना अपने स्तर पर करने का प्रयास करूंगा। पुनः समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि तुला है या आपकी चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अगर आप बोलें कि मेरी लग्न राशि तुला है तो अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि तुला है तो अलग राशिफल बनाइए, नहीं हो सकता, क्योंकि राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पे होता है तो अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा से कहता हूँ लग्न राशि से अच्छा रहेगा, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देखिए। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिमासिक राशिफल का अक्टूबर के महीने से। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव ला रहा है। जहाँ यहाँ पर इस महीने बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, वहीं ग्रहों की स्थिति बहुत बदलेगी। वक्री होंगे देवगुरु बृहस्पति, कई ग्रह नीच के होंगे, मंगल नीच के हो जाएंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे, ग्रहण लगेगा। तो ग्रहण से ही शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर को आपके चौथे भाव में ग्रहण लग रहा है। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण, जो इस वर्ष का अंतिम ग्रहण है और दूसरा सूर्य ग्रहण है। 4 ग्रहण लगेंगे या ओवरऑल कहें तो 4 ग्रहण लगे हैं 2024 में। 3 ऑलरेडी हो चुके हैं और चौथा जो होगा ग्रहण वो 2 अक्टूबर को होगा। अब जो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों का ही प्रभाव पूरे जीवन पर, पूरे विश्व पर, पूरे दुनिया पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो होता है वो मानसिक चीज़ों पर ज़्यादा होता है। आप कभी भी देखिए कि चंद्र ग्रहण जब भी लगते हैं तो लोगों के जीवन में मानसिक तौर से बहुत बदलाव आते हैं। और सूर्य ग्रहण तो बहुत बड़े बड़े प्रभाव लाने में सक्षम होते हैं। वो सरकार का गिरना हो, सरकार का बनना हो, युद्ध हो, आप देखिए कभी भी जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो सूर्य ग्रहण के इर्द गिर्द या उसके हेर फेर में ही होती हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत रहता है। अब ये सूर्य ग्रहण आपके चौथे घर में लग रहा है तो इसके कुछ अच्छे इंपैक्ट होंगे, कुछ बुरे इंपैक्ट होंगे। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चौथे घर में सूर्य ग्रहण लग रहा है और चौथा भाव क्या है? चौथा भाव कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का तो है ही, लेकिन एक लार्ज स्केल पर बात करें, जो लोग
बड़े स्तर पर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं दिल से। एक होता है सामाजिक कार्य दिखाने वाला, या आपने 100 रुपये का राशन का पैकेट दिया किसी को और वो फ़ोटो खिंचाकर लाख रुपए की उस पर मार्केटिंग करा दी, चल रही है आपकी एड्स चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, क्या बड़ा कर दिया। और कुछ होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, या कहीं जो लोगों की सच में भलाई करना चाहते हैं, वो बिना किसी के हेल्प के अपने स्तर पर काम करते रहते हैं। ये वो समय है जब आप सामाजिक कुछ कार्य कर पाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे अपने स्तर पर। जो भी आप करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सामाजिक स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, ये जो सूर्य ग्रहण है आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। ये जो चौथा भाव है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड दिखाता है, यानी कि जो लोगों का दर्द समझते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करना जानते हैं सत्य में सच में, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, सामाजिक स्तर पर कुछ कर पाएंगे, सोशल वर्क कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि ये चौथा भाव है इमोशंस का। और यहाँ पर देखें तो कौन कौन से ग्रह हैं जब सूर्य के साथ बैठे, जिन पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा डायरेक्ट। एक है बुध, जो खुद लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं। दूसरे हैं चंद्रमा, जो धन स्थान के स्वामी हैं। और उसके बाद सूर्य है, जो तीसरे घर के स्वामी हैं। तो इन सारे ग्रहों का ग्रहण पर प्रभाव रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होगा या समय होगा अपने इमोशंस को समझने का। मिथुन वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी अपने इमोशंस को या उनको अपने आप से क्या चाहिए नहीं समझ पाते। तो ये वो समय है जब आपके मन में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आने वाले समय में आगे कैसे बढ़ना है। और इसके साथ ही इमोशनली स्ट्रांग बनने का टाइम है। चौथे घर में जब ग्रहण लग रहा है, जिसमें चौथे घर के स्वामी खुद बैठे हैं, चंद्रमा जो इमोशन से कारक हैं, और लग्नेश बुध इन्वॉल्व है, यानी कि इमोशनली स्ट्रांग ये समय आपको करके जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ईजी समय रहेगा, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है चौथे घर में, कुछ झटके लगते हैं जीवन में, कुछ लोगों के सत्य सामने आते हैं, जीवन का सत्य सामने आता है। आप चीज़ों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो चीज़ें सामने आती हैं, किसी का असली चेहरा सामने आ जाता है। तो ये सारे कुछ अनुभव होते हैं जिससे व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है। जो एक वल्नरेबिलिटी होती है द्विस्वभाव वाले लोगों में, वो दूर होती है और इमोशनली क्लैरिटी, इमोशनली स्ट्रांग बनने का मौका मिलता है। ईजी नहीं होता, मैं कतई नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखिए सीख मिलती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता रहे, नॉर्मल चलता रहे, हम यूजुअली बदलते नहीं हैं। बदलाव किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने का अवसर प्राप्त होगा। एक और चीज़ है, क्योंकि कुटुंब भाव के स्वामी है यहाँ पर चंद्रमा और बुध भी होंगे। ये ग्रहण की बात करूँ कि चंद्रमा का गोचर बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन क्योंकि ग्रहण के टाइम पे चंद्रमा है यहाँ पर, यानी कि अगर फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई वाद विवाद चल रहा था, अब यहाँ पर मंगल का प्रभाव है तो कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, बड़ी बड़ी फैमिलीज, अच्छी फैमिलीज टूट जाती हैं प्रॉपर्टीज़ के कारण, तो उन चीज़ों को सुलझाने का भी आपको मौका मिल सकता है। कभी कभी होता है कि बिना लड़ाई झगड़े एक बार कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लेना, परिवार बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ों को सुलझाने का आपको एक और मौका ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। ये जो चौथा भाव है ना, ये मोक्ष त्रिकोण होता है। मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है 4, 8, 12, ये मोक्ष त्रिकोण है। सबकी परिभाषा मोक्ष के हिसाब से अलग होती है। चौथा भाव वो बीज अंकुरित करता है आपके अध्यात्म पे चलने का। कभी भी आप देखिए चौथे भाव की दशा ही, अंतर्दशा ही, चौथे भाव में केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, ये व्यक्ति को जीवन में अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो आप में से कई लोग जो अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको एक रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा था, उनको अवश्य यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद ये ग्रहण जो है, इसका प्रभाव 10वें घर पर है। ग्रहण क्या बताता है? बदलाव। ग्रहण क्या बताता है? आपको जीवन में बदलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे पिछले लंबे टाइम से, उनको अक्टूबर के शुरुआती भाग में ही कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। बुरा प्रभाव क्या होगा? हमने बोला ये इमोशंस का भाव है। अब जिसकी अपनी कुंडली में बुध बहुत खराब है, चंद्रमा बहुत खराब है, दशा अंतदशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए इमोशनली बहुत वीक टाइम जाएगा और बहुत कष्टकारी समय या संवेदनशील समय जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी माता जी की सेहत का
बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है नेगेटिव वे में। एक और चीज़ है, ये जो चौथा भाव है ये 10वें भाव से सप्तम है। जो लोग जॉब करते हैं अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके इमेज को ख़राब करने के प्रयास होंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और यहाँ पर घर में चोरी होने के भी योग बन जाते हैं। तो अगर आपका घर ऐसा है कि वैल्यूएबल्स पड़े रहते हैं, लोग आते हैं काम करते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अगर कहीं छोड़ के जा रहे हैं अपने घर को खुला, तो आप कुछ अरेंजमेंट करके जाइएगा, क्योंकि घर में चोरी की यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मंगल का प्रभाव भी है, छोटे मोटे कार एक्सीडेंट या वाहन दुर्घटना के योग भी बनते हैं। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, इनका भी एक असर आपके जीवन में पड़ सकता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप में बदलाव लाने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद गुरु वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को, और कहाँ पे वक्री होंगे? आपके 12वें घर में। अब गुरु क्या है? आपके सप्तमेश और दशमेश है, करियर और सप्तम भाव के स्वामी। जो भी ग्रह वक्री होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सप्तम के स्वामी 12वें घर में बैठकर स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि विदेश संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहे थे, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दशमेश यानी कि करियर के भाव के स्वामी 12वें घर में स्ट्रांग हो गए। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, अचानक से उनको कोई जॉब ऑफर प्राप्त हो सकती है। लेकिन प्रभाव क्या रहेगा? एक नेगेटिव, कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है मंदता लाता है। जो ग्रह वक्री हुआ ना, वो आपके लिए अचानक से बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देगा। लेकिन पहली चीज़ होती है उन सब में डिले होंगे, कि आपको दिख रहा है कि सामने चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, और थोड़ी सी अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ काम तो मिल रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल बिजनेस है, काम तो मिल रहा है कोई नया, लेकिन जो भी आपका क्लाइंट है वो कुछ अजीब सी कंडीशन रख देगा। जॉब तो मिलेगी आपको बाहर, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो कुछ अजीब सी कंडीशन भी रख देगा कि भाई 6 महीने आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, आपको बुला तो रहे हैं हम कनाडा, बुला तो रहे हैं यूएसए, लेकिन हम देखेंगे कि 6 महीने आपका काम कैसा रहेगा। काम अच्छा रहा तो रख लेंगे, नहीं तो फिर वापस आप इंडिया। तो इस प्रकार का वक्री ग्रह का प्रभाव होता है। दूसरा गुरु क्या है? वो आपके बाधक ग्रह है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो भी द्विस्वभाव ग्रह लग्न होते हैं उनका सप्तम भाव उनका बाधक होता है। ऐसा नहीं कि बाकियों के नहीं होते। चर स्वभाव के लिए 11वां, स्थिर के लिए 9वां और द्विस्वभाव के लिए 7वां वो बाधक स्थान होता है। तो गुरु आपके बाधक है। और अब हम कह रहे हैं कि सप्तम के स्वामी वक्री हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, तो अच्छा है बिजनेस के लिए। 10वें के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, अच्छा है जॉब के लिए, लेकिन वो बाधक भी तो है, तो बाधक भी तो आपके स्ट्रांग हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पर वीज़ा संबंधित कुछ कार्य अप्लाई कर रहे थे, उनका प्रोसेस चल रहा था, उसमें डिले या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया हुआ है वीज़ा, अचानक से लेटर आ जाएगा एम्बेसी से कि भाई कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, हमें ये प्रोवाइड कीजिए, या फिर वो बोल देंगे कि सरकार ने बोल दिया है कि अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करिए। कई बार आजकल ऐसा हो रहा है कि सरकारी जो लोग वीज़ा तो अप्लाई कर रहे हैं और पीछे से जब सरकारी परमिशन ही नहीं है कि वीज़ा दें। और गलत चीज़ ये है इतनी कि इतनी फ़ीस लेते हैं एम्बेसी वाले कि जब वो वीज़ा नहीं लगता या कुछ नहीं होता तो कोई कुछ रिटर्न नहीं होता। इतनी हज़ारों और पता नहीं कितनी कितनी फ़ीसें जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी होती है। तो यहाँ पे आपका जो कोई वीज़ा का या विदेश संबंधित कुछ यात्रा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा विलंबित हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वक्री ग्रह है तो विलंब होता है। वक्री ग्रह की विशेषता ये होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं लेकिन विलंब भी साथ में देते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं। अब गुरु की हमने बात करी, अभी हमने बात करी थी कि आपका एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। 12वां घर भी आध्यात्मिक चेतना का होता है, अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है। और यहाँ पर गुरु का बैठना यानी कि आपका कोई शास्त्र पढ़ने का दिल करेगा। आप खुद देखेंगे, आप में से कई लोग शायद अक्टूबर में वीडियो देखेंगे, तो आप खुद पाएंगे ना कि आप इम्पल्सिवली कोई बुक खरीद लेंगे, इम्पल्सिवली कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी घटता नहीं है और ना कभी आप उसको पूरा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो असीमित है हर चीज़ में। हमारा तो देश ही ऐसा है जहाँ पे कौन सी चीज़ में ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो आपको यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति का आपका योग बन जाता है, तो ये भी अच्छा है। चौथे घर को देखेंगे, पुनः एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। लेकिन वक्री ग्रह का चौथे घर को देखना यानी कि फैमिली कंडीशंस को सुधारने का मौका मिल सकता है। गुरु की एक दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर। कुछ अगर आपके लीगल केसेस चल रहे हैं उनमें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। और गुरु की एक दृष्टि रहेगी 8वें घर पर, जो फिर से आपको गूढ़ विद्याएं सिखाने में मदद करेगा।
यहाँ पर क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति के या फिर कोई पैसा अगर रुका हुआ था आपका, उसको वापस दिलाने के योग भी बना देते हैं। इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, नहीं बुध का राशि परिवर्तन होगा, वो होगा 10 अक्टूबर को, और बुध आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और 3 दिन के लिए उनकी युति होगी शुक्र के साथ। अब बुध क्या है, लग्नेश है। उनकी स्थिति पंचम में जाने की बहुत अच्छी होती है। क्यों? लग्न के स्वामी का पंचम में जाना लक्ष्मी योग बनता है। तो अक्टूबर के 10 तारीख के बाद अपने आप में लक्ष्मी योग बन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ दिनों के लिए उनकी युति शुक्र के साथ भी हो जाएगी। तो लक्ष्मी योग बन रहा है, और किसके साथ बन रहा है, लक्ष्मी के साथ, यानी कि शुक्र के साथ ही। तो धन आएगा, पैसा अर्जित करने के लिए अच्छा टाइम है, पैसों के कमाने के या वृद्धि के लिए आइडियाज़ आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि लग्नेश और पंचमेश की युति पंचम में हो रही है, जिसमें से शुक्र पंचमेश हैं, जो लोग बहुत लंबे अरसे से रिलेशनशिप में आने की आस लगाए बैठे थे, फॉर एवर सिंगल थे, उनके लिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। और वैसे भी जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते थे, भले ही पहले रह चुके हैं, तो पुनः यहाँ पर रिलेशनशिप में आने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष रहेगा। यहाँ से लेकर कुछ समय आने वाला स्टूडेंट्स को बहुत लाभ देकर जाएगा। और क्योंकि लक्ष्मी योग बन रहा है सप्तम से 11वें में, तो महीने के इस भाग के आसपास बिजनेस में भी आपको बहुत बड़ा कोई फ़ायदा हो सकता है कि दोनों ही ग्रह जब पंचम में होते हैं, इनमें से एक भी होता है, तो व्यक्ति को बहुत क्रिएटिव कर देता है। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिव चेतना भी बहुत ज़्यादा जागृत रहेगी। इसके बाद होगा शुक्र का गोचर 13 अक्टूबर को, और शुक्र आपके छठे भाव में यानी कि वृश्चिक में आकर बैठ जाएंगे। अब सबसे अच्छी चीज़ है कि शुक्र यहाँ पे आए तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी छठे में। लेकिन मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से एकमात्र जगह जहाँ पे शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं देते, पूरी कुंडली में कहीं भी बिठा दीजिए शुक्र को, अच्छा प्रभाव देंगे ही। यही विशेषता है, इसलिए उनको नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है। लेकिन छठे भाव में ये मेरा मानना है, मेरा कहना है कि शुक्र क्षीण हो जाते हैं, उनकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, उनकी जो शुभता होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वक्री ग्रह का प्रभाव भी है, और वो आपके बाधक ग्रह है। तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। ऐसा नहीं कि ये बुरा है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कोई रुका हुआ पैसा था आपका, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पंचमेश है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? अब शुक्र क्या है, विवाह के कारक है। सप्तमेश गुरु है, वो भी वक्री हो गए। अब अगर आपकी यहाँ पर ना शादी की बात चल रही थी कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, लड़का लड़की मिल भी लिए, फैमिली भी मिल गई, अब तो बस यही दूरी रह गई थी कि अब तो बस डेट तय करनी है, भाई एंगेजमेंट की डेट कब है, रोके की डेट कब है, जो इस प्रोसेस में थे ना कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा विलंब आ सकता है। आप देखेंगे अचानक से यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन की तरफ लोग बढ़ रहे थे, उनके लिए विलंब आएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, क्योंकि शुक्र का छठे घर में आना यानी कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई। वक्री गुरु का देखना एग्रेशन को और बढ़ाएगा। राहु को देखना शुक्र को, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज होंगे, और छठे घर में है यानी कि फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। और रही सही जो कसर थी वो शनि महाराज ने भी पूरी कर दी, क्योंकि वो भी शुक्र को देख रहे हैं, तो एक उदासीनता भी आएगी। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो लोग विवाह की तरफ बढ़ रहे थे उनको भी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसका एक थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। इसके बाद आपके जो एक और जो गोचर होगा इसके बाद, वो होगा मंगल महाराज का। 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज का गोचर, मंगल का नहीं, 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज का गोचर होगा, जब वो तुला में आकर बैठ जाएंगे और नीच अवस्था के हो जाएंगे। सूर्य जो है वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, इसी नाते उनका पंचम भाव में आना कोई वैसे बहुत बुरा नहीं होता, व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और कोई भी ग्रह नीच का होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पैसा देने की या भौतिक जीवन में सफलता देने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बढ़ जाती है। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के भाव में है तो ये भी अच्छा है, स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लग्नेश के साथ है बुध के साथ, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो ये बुध आदित्य योग का प्रभाव अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर सूर्य नीच के हो गए
और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, भाई बहनों के साथ संबंध पर ध्यान दीजिएगा और अति उत्सुकता से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे, क्योंकि ये तीसरे घर के स्वामी उत्सुकता देते हैं और वो बुध के साथ बैठे हैं जो वैसे ही बहुत जल्दबाजी वाले ग्रह हैं। तो अति उत्सुकता, अति जल्दबाजी, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एम्बिशियस, ये सारी जो ओवर चीज़ें हैं ना, ये आपको ओवर तंग कर सकती हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अगर हम देखें तो आपका जो धर्म त्रिकोण है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है और शनि यहाँ पर है। यानी कि कोई धार्मिक कार्य करने का तो अवसर मिलेगा ही, साथ में अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करने का मौका मिलेगा और किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का भी मौका आपको मिल सकता है। इसके बाद गोचर होगा 20 अक्टूबर को मंगल महाराज का, और मंगल आपके धन स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। अब ये एक अत्यंत शुभ धन योग बना रहा है। कैसे? नीच के हैं कोई बात नहीं, लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में। मैं कई बार बता चुका हूँ, लाभ का धन से, धन का लाभ से, लग्न का लाभ से, लग्न का धन से, धन का लग्न से, लाभ का लग्न से, ये बहुत उच्च कोटि के धन योग होते हैं। तो ये वो समय है जब आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े धन की। मंगल की स्पीड थोड़ी धीरे हो रही है, वो वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी वक्री हुए नहीं, नीच के हो गए। यानी कि पैसा कमाने के लिए आप ये नहीं देखेंगे कि अच्छा है या बुरा, बाय हुक या बाय क्रुक पैसा कमाने की तरफ जाएंगे और अपने इस सपने को, पैसा कमाने के, आप पूर्ण कर पाएंगे। करियर हो उसमें अच्छा है, बिजनेस हो उसमें अच्छा है। तो एक बहुत अति विशेष चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो अर्थ त्रिकोण भी एक्टिव हो गया है, मंगल, राहु, शुक्र। तो जो लोग जॉब करते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहते थे कि एक बार मौका मिल जाए कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ, ये वो समय है जब आपको अवश्य अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन नीच के मंगल वाणी के स्थान में 20 अक्टूबर के बाद से वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये मंगल यहाँ से अब हिलने वाले नहीं हैं। पूरे साल अब दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे, क्योंकि बीच में वक्री भी हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अपनी वाणी की कटुता पर बहुत ध्यान देना है। लेकिन ये जो मंगल है ये धन प्राप्ति के अचूक और बहुत शुभ योग बना रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक कुछ स्थान होते हैं, उनका कनेक्शन कई प्रकार के लाभ दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल उपचय स्थान 3, 6, 10, 11, पनफरा स्थान 2, 5, 8, 11। अब यहाँ पर इनका कनेक्शन हो रहा है। ये जब स्थान कनेक्ट हो गए ना, तो यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होती है। कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? दूसरा घर मंगल बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठ के चौथी दृष्टि 5वें घर पर, यहाँ पर बैठकर 7वीं दृष्टि 8वें घर पर, और मंगल खुद 11वें घर के स्वामी है। तो 2, 5, 8, 11 का कनेक्शन। तो ये मंगल का गोचर बहुत बड़े धन लाभ की ओर कुछ ना कुछ अंकित कर रहा है। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है, वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, साइड बिजनेस में हो, जॉब करते हैं साथ में कुछ काम हो, पंचम भाव को देख रहे हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, तो आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ इस टाइम पर अवश्य हो सकता है। लेकिन 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 ध्यान क्या देना है कि मंगल जब दूसरे घर में आए तो क्या हो गया? मंगल दोष। ये मैं हमेशा ये भी बताता आया हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कभी कभी नॉर्थ इंडिया में नहीं मानते मंगल दोष को दूसरे भाव के, लेकिन होता है, शास्त्रोक्त है, होता है। तो यहाँ से मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। तो ऑलरेडी शुक्र यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मैरिड लाइफ में, अब ये जैसे ही मंगल का प्रभाव होगा मंगल दोष द्वारा, तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ के मंगल जब अष्टम को देख रहे हैं, और अष्टम भाव क्या है? उनकी उच्च की राशि, ये भी अचानक से धन प्राप्ति की ओर अंकित कर रहा है। और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ कार्य टकरा था, आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, या उसको बेच के कहीं और पे इन्वेस्ट करना चाहते थे, उन सारी चीज़ों के लिए जो समय है आपका बहुत अच्छा रहेगा, अति विशेष रहेगा। तो इन सारी चीज़ों का ही आपको लाभ उठाना है। महीने में एक और गोचर अवश्य होगा, वो होगा बुध महाराज का। बुध 29 अक्टूबर को आपके 6ठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। लेकिन क्योंकि ये 29 अक्टूबर को हो रहा है और एकदम महीने के अंत में हो रहा है, तो इसका ज़्यादा प्रभाव नवंबर से दिखेगा। तो ये
जो बुध का प्रभाव है इसकी विवेचना मैं नवंबर के महीने में करूँगा। ओवरऑल महीना अच्छा ही है, ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव हैं, कई बदलाव आ रहे हैं, तो जो भी मैंने अच्छा कहा है उनका लाभ उठाइएगा, जो भी बुरा कहा है उनको समझकर उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना अति विशेष है क्योंकि इस महीने एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, वो है शनि महाराज का मार्गी होना। शुरू करते हैं। हमने बुध पे छोड़ा था अक्टूबर में, नवंबर में वहीं से स्टार्ट करेंगे। बुध महाराज आपके छठे भाव में वृश्चिक में आ गए होंगे 29 अक्टूबर को, तो नवंबर से उनका प्रभाव वृश्चिक में ही आएगा। बल्कि ये कहिए कि अब बुध महाराज इस पूरे वर्ष नवंबर से दिसंबर राशि बदलेंगे ही नहीं। कारण क्या है? वैसे तो बुध, आप कहेंगे बुध तो हर 2 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं, हर 2.25 दिन में, 2.25 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं। नहीं, यहाँ पे होगा क्या कि नवंबर के अंत में बुध वक्री हो जाएंगे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे की साइड जाएंगे। इसलिए वो ये जो दिसंबर तक का समय है वो आपके छठे भाव में ही बिताएंगे। तो अब यहाँ से बुध का जो गोचर है वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि पूरा साल अब मैं बुध क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपके लग्नेश हैं, इसलिए आप पर इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। अब छठे घर में जब बुध आए हैं, लग्नेश अगर छठे घर में आता है तो अटके हुए कार्य पूर्ण करता है, क्योंकि छठा भाव उपचय स्थान है और यहाँ पर बुध परम एक्टिव है। सबसे पहला उनका शुक्र के साथ युति है और लीगल चीज़ों का स्थान है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, अब अगर कोई जान पहचान है या कुछ नॉर्मल से हटकर अगर आप अपना केस ख़त्म करवा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई नोटिस आया हुआ है, अब होती है बहुत चीज़ें, मैं ज़्यादा स्पष्टता से नहीं जाऊंगा, लेकिन कई बार होता है कि जब काम सीधे रास्ते से नहीं निकलता, कुछ लोग दूसरे रास्ते से निकालते हैं, तो कुछ पैसा दे के हो, कुछ अगर आपका कोई लीगल केस अटक रहा था, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, कोई अथॉरिटी में कार्य अटक रहा था, आपकी जान पहचान है, तो अवश्य उसका उपयोग कीजिएगा। जिसको मौका नहीं मिलता वो हमेशा कृप करेगा कि उसके पास पैसा, उसने लाभ उठाया। देखिए, समय होता है मूल्यवान, तो अगर आपको कोई भी आपका लीगल कार्य, कोई अथॉरिटी से रुका हुआ कार्य, कुछ भी कार्य अटक रहा था, उसमें कुछ आपको अपना जान पहचान निकाल कर धन के हिसाब से कुछ भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिल रहा है, अवश्य उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स का भाव होता है, उसके स्वामी शुक्र है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्थान में होंगे और लग्नेश के साथ उनकी युति, यानी कि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है। और शुक्र भले ही अपने हिसाब से क्षीण हो गए, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा। ये जो स्थान है ये जॉब का भी होता है और लग्नेश यहाँ पे आ गए और राहु का प्रभाव है जो चेंज दिखाता है, वक्री गुरु का प्रभाव है जो बदलाव लाएंगे और 12वें घर में बैठे हैं, और शनि का प्रभाव भी है जो मार्गी अवस्था में जा रहे हैं। यानी कि जो लोग जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा पुनः नवंबर के महीने में। और जो लोग अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे या फिर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट चाह रहे थे, कभी कभी होता है कि व्यक्ति चाहता है कोई ऐसा काम मिले जो अपने आप को प्रूव करने का आपको मौका मिले, तो वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। लेकिन शुक्र जब भी 2, 6, 10, 11 कुछ भावों में होते हैं, छठे में होते हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर होती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। वक्री बृहस्पति देख रहे हैं जो 10वें घर के स्वामी हैं। गुप्त शत्रु जो आपके कार्य क्षेत्र में होंगे ना, वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे, तो थोड़ा सा उनसे बच के रहेंगे तो अवश्य आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु का एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा है, ये थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि कब लोग आपका यहाँ पर, स्पेशली वो लोग जो आपके साथ में काम करते हैं, आपका फ़ायदा उठा जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और यही चीज़ मैं कहूँगा, अपने रिलेटिव से भी बच के रहिएगा। आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त इस टाइम पे अगर आपसे कुछ पैसों की मदद मांगने आते हैं, बिल्कुल मना कर दीजिएगा। अगर पैसा दे रहे हैं तो भूल जाइएगा, पैसा वापस आएगा। तो इस चीज़ पर आपको अवश्य थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद 9 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके 7वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि धनु में। शुक्र का 7वें में आना अच्छा होता है, ये उनका एक अच्छा स्थान माना जाता है। और क्योंकि पंचमेश हैं, 7वें में आ रहे हैं, यानी कि अपने आप में ये एक राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, तो धन की प्राप्ति होगी शुक्र के गोचर के साथ। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये जो वैवाहिक जीवन में और विवाह की तरफ जो लोग बढ़ रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स आई थी जीवन में, वो प्रॉब्लम दूर होना छोड़ जाएगी। यहाँ पे विवाह के योग भी बनेंगे, और अगर जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी
उनको भी ठीक करने का मौका मिलेगा। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है और शुक्र रिलेशनशिप के कारक हैं। पंचमेश का सप्तम में होना, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में थे बहुत अरसे से, बहुत टाइम से, और अब आप अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए भी ये जो शुक्र का गोचर होगा 9 तारीख को एक बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, शुक्र राहु से केंद्र में है और केतु से भी केंद्र में है, और ये दोनों क्या हैं, केतु और राहु। वैसे तो इन्फिनिटी है ये जो मैंने सिंबल बनाया है, लेकिन राहु और केतु किसी के बस में नहीं आते, सिर्फ शुक्र को छोड़कर, क्योंकि उनके आचार्य हैं, शुक्राचार्य दैत्याचार्य हैं। अब राहु से अगर हम देखें तो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि करियर में महत्वपूर्ण बदलाव, करियर में रोल्स चेंज और करियर में पॉपुलैरिटी। और केतु से चौथे में बैठे हैं, यानी कि कुछ नया स्किल सीखने का मौका, और साथ में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग प्रोफाइल बनाने का मौका मिल सकता है। सप्तम में शुक्र है तो यहाँ पे प्रमोशन के भी आपके मौके बन जाएंगे, क्योंकि 10वें से 10वें स्थान में शुक्र बैठे हैं। बस थोड़ा सा वही कहूँगा कि शुक्र का यहाँ पे होना कभी कभी बायसनेस दिखाता है, तो हो सकता है कि प्रमोशन तो आपकी होनी हो और कोई आपके नाम की प्रमोशन थोड़े से चापलूसी करके, अपना कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके अपने नाम पे ले जाए। लेकिन ओवरऑल अगर दशा अंतदशा अच्छा चल रही है तो प्रमोशन के योग हैं आपके, और विवाह के तो योग यहाँ पर शुक्र आकर बहुत अच्छा बना ही देते हैं। राहु केतु को भी बहुत हद तक, क्योंकि उनसे केंद्र में है, कंट्रोल करेंगे, और ये टाइम बहुत क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होगा आपका। राहु क्रिएटिविटी है, केतु स्किल्स हैं, और शुक्र केंद्र में आकर दोनों को ही थोड़ा सा कंट्रोल में कर लेंगे। तो ये जो टाइम है, ये आपका कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, ओवरऑल जीवन हो, उन सब चीज़ों में क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी आपकी चरम सीमा पर रहेगी। और साथ में बिजनेस का ये भाव है, तो बिजनेस में भी आपको शुक्र के गोचर के कारण बहुत बड़ा कोई लाभ यहाँ पर नवंबर में प्राप्त हो सकता है। इसके बाद वो होगा जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो था शनि का मार्गी होना। 15 नवंबर को शनि बहुत बहुत लंबे अरसे के बाद मार्गी होंगे, यानी कि सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। और अब ये उनका एक अंतिम समय है आपके नवम भाव में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, वो आपके भाग्येश हैं और वक्री हो गए थे, यानी कि भाग्य सोच आ गया होगा। आप में से कई लोग को लग रहा होगा कि काम तो बहुत कर रहे हैं, मिलता भी है सब कुछ, लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा जितना मुझे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान में ही वक्री ग्रह थे, भाग्येश ही वक्री थे। सोया हुआ जो आपका भाग्य था ना, वो जागेगा, अवश्य जागेगा। और जब भाग्य जागता है ना, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति, या फिर कहिए बुरी से बुरी परिस्थिति में व्यक्ति अच्छे से अच्छी जगह पर पहुंच जाता है। तो ये वो समय है जब भाग्य जागृत होगा और आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। और ये शनि का एक अंतिम समय रह गया है आपके नवम भाव में। अगले साल के मार्च में वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। आप कहेंगे अभी तो बहुत टाइम पड़ा, लेकिन शनि के लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं है, क्योंकि अब शनिदेव 2.5 साल बिताते हैं एक राशि में, तो उनका अब अंतिम ही चरण है। तो 10वें घर में जाने के लिए आतुर हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यानी कि ये जो ऐसा महीना है जहाँ पर करियर में कुछ बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। और हो सकता है अगर आप ट्रांसफर्स ढूंढ रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, तो आपको शनि महाराज के मार्गी होने के आसपास या तो कंपनी ट्रांसफ़र ही मिल जाएगा, या फिर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र मिलने के भी योग आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो बहुत विशेष लाभ यहाँ पर आपको शनि महाराज दे रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा ना कि सोया हुआ जो आपका भाग्य है वो जागेगा। अवश्य इस समय का लाभ उठाइएगा। आपके जो शनि है वो लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, मार्गी होते हुए कई इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। और क्योंकि वो तीसरे घर को भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक क्षमता आगे बढ़ने की भी जागृत हो जाएगी। और छठे घर को भी देख रहे हैं, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। ये शनि का मार्गी होना जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लेके आएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 16 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा। किसका होगा? सूर्य महाराज का। और सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और बुध के साथ वो युति बना लेंगे। अब अच्छी चीज़ है कि सूर्य अपनी नीच की राशि से निकल गए, ये अच्छा है। और छठा भाव जो है वो सूर्य का अच्छा भाव माना जाता है। और यहाँ पर बुध आदित्य योग बन गया, यानी कि बुद्धिमत्ता अपने ही अलग चरम सीमा पर पहुँचेगी। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अब शनि मार्गी होकर छठे घर को देख रहे हैं, सूर्य भी आ गए, फिर से इंडिकेटिव है कोई सरकारी कार्य, कोई लीगल कार्य अटक रहा था
उसको पूर्ण करने की पूरी क्षमता रहेगी और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत अच्छा है। और पुनः अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर बताया, यहाँ पे बुध आदित्य योग बनाया। करियर में नवंबर का महीना आपके लिए बहुत डिसाइसिव रहेगा। बदलाव लाने हैं, आगे बढ़ना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कॉम्पिटिटिव रहना है, कंपटीशन का सामना करना है, स्किल्स बढ़ाने हैं। करियर के लिए पूरा ही नवंबर का महीना बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। ईजी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो ईजिली तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव लाने का आपको कार्य क्षेत्र में अवश्य मौका मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि सूर्य पर राहु का प्रभाव आ गया। अब सूर्य तो राजा है, लेकिन डरते राहु से हैं, क्योंकि वही तो उन पर ग्रहण लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको कि अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा और कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को लेकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप थोड़े अनप्रोफेशनल हो सकते हैं, जो कार्य क्षेत्र में बुरा प्रभाव आपके लिए देकर जा सकता है। इसके बाद एक और प्रभाव होगा या बदलाव होगा, वो होगा बुध का। अब राशि नहीं बदलेंगे जैसे मैंने कहा, लेकिन 29 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे। अब क्योंकि पुनः ये एकदम महीने के अंत में हो रहा है, तो इसकी विवेचना मैं दिसंबर के महीने में करूँगा। जो भी प्रभाव है इसका ज़्यादा दिसंबर के महीने में आएगा। तो महीना बहुत अच्छा ही दिख रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। बदलाव का अवश्य ये महीना है और कुछ रिस्क लेने का महीना है, अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। ते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना अति विशेष है, क्योंकि दिसंबर के महीने में बहुत सारे ग्रहों का वक्र प्रभाव होगा। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रह होंगे। देखिए, गुरु वक्री अक्टूबर में हो गए थे, बुध नवंबर के अंत में वक्री हो गए थे, मंगल इस महीने वक्री हो जाएंगे। और अगर हम टोटलिटी में देखें, राहु तो वक्री ही चलते हैं और केतु तो वक्री ही चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी वक्री हो गए, लेकिन मैं टोटलिटी में देखें तो 9 ग्रहों में से आपके 5 ग्रह वक्र प्रभाव में, यानी कि मेजॉरिटी ग्रह वक्री अवस्था में है। इसलिए इसका एक प्रभाव अवश्य जीवन पर पड़ेगा, उसकी भी विवेचना हम करेंगे। पहले बुध की बात कर लेते हैं, जिस पे हमने छोड़ा था नवंबर में। नवंबर के अंत में बुध वक्री हो गए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, उसको यहाँ पर दर्शा देता हूँ कि बुध छठे घर में आ गए थे आपके नवंबर के शुरुआती भाग में। तो यहाँ पे सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब नवंबर के अंत में बुध वक्री हो गए तो सेहत को लेकर और केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश अगर छठे घर में वक्री हो रहा है तो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले किसी चीज़ पर देखने को मिलेगा, वो आपकी सेहत ही होगी, वो आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ही होगा। इसके बाद बात करते हैं बुध के वक्री होने का। देखिए, बुध वक्री होते हैं तो बुद्धि वक्री होती है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है और आपके तो लग्नेश है। इसका अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव होता है। अच्छा प्रभाव क्या होगा, शास्त्र क्या कहते हैं, छठे घर में, तीसरे घर में अगर ग्रह वक्री हो गया ना, तो वो कहीं ना कहीं उच्च ग्रह से भी अच्छे रिजल्ट देता है। लीगल कार्य हों, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। छठे घर के स्वामी है बुध, फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सूर्य के साथ बैठे हैं लीगल कार्यों में सफलता के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए समाज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, इन सब के लिए बुध बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। बुरा क्या होगा, जैसे मैंने कहा, सेहत पर बहुत ध्यान देना है और आप बहुत इरिटेटेड रहेंगे। आप अभी यकीन मान लीजिए, आप खुद देखिएगा, दिसंबर का महीना आपका इरिटेशन का लेवल, आपके फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग ही सीमा पर रहेगा। छोटी छोटी बात जिसको आप शायद पहले नज़रअंदाज कर देते, कोई आवाज़ हो रही है उसको आप पहले नज़रअंदाज कर देंगे, दिसंबर में हल्की सी आवाज़ कोई हुई वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, कोई परिस्थिति ऐसी बनी वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है, अपने फ्रस्ट्रेशन के लेवल को कंट्रोल करना है। कभी कभी हम सबके साथ होता है कि हमें कारण नहीं पता होता कि हम क्यों इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन हो रहे होते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा प्रावधान या कहिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, मेडिटेशन कीजिए, अपने खान पीन में बदलाव लाइए। जब भी इरिटेशन या इरिटेटेड फील कर रहे हैं तो क्या होता है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो बॉडी में रजस गुण बढ़ता है, बॉडी में थोड़ा सा पित्त भी बढ़ता है। तो उस टाइम पे अपने खाने पीने में बदलाव लाइए, फास्टिंग कीजिए, कम खाना खाइए, ब्रेकफास्ट अवॉइड कीजिए, या थोड़ा सा अपने डाइट में कमी लाइए और थोड़ा सा सत्व गुण की तरफ बढ़िए और मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। उससे जो इरिटेशन का प्रॉब्लम है दूर होगा। छठा भाव करियर का एक इम्पॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि 10वें से त्रिकोण है, 10वें से नवम भाव है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। और जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ कि पूरा 3 महीने का कालखंड मिथुन वालों को अपने करियर में
अपना एक वर्चस्व कायम करने का मौका मिलेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। शनि अब मार्गी हो गए हैं और भाग्येश हैं, तो भाग्येश वक्री बुध को देख रहे हैं जो लग्नेश हैं, यानी कि जीवन में जो कार्य नहीं पूर्ण कर पाए, जो हाथ से मौके निकल गए थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल गई थी, जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे, ये शनि का मार्गी होना, बुध का वक्री होना, ये बताता है कि भाग्येश के साथ के कारण वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ देखनी है। अब शनि तो देख रहे हैं मार्गी होकर, गुरु भी तो देख रहे हैं वक्री होकर, और गुरु आपके बाधकेश हैं, इसलिए जो इरिटेशन वाली बात है वो भी और बढ़ेगी। और प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, आप कई बार देखेंगे कि आपके 99% पे जाके कार्य अटक जाएंगे, वो गुरु के कारण होगा। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, काम हो गए, स्टार्ट हो गए, सही गति से चल रहे हैं, जहाँ पे वो पूर्णता की बात आई ना, वहाँ पे गुरु ने अपने बाधक होने का थप्पा लगा दिया और आपके कार्यों में 99% पे जाकर कार्य अटकेंगे। तो एक पेशेंस की आवश्यकता होगी। अगर जो मैंने इरिटेशन वाली बात करी, अगर वो इरिटेटेड हो गए तो 99% वाले कार्य पीछे हटकर 40% पे पहुंच जाएंगे। तो पेशेंस दिखाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु अपने बाधक होने का रोल निभा कर रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर से कहूँगा, नवंबर में बताना भूल गया था कि छठे घर में सेहत का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वक्री हो रहे हैं बुध और सूर्य के साथ बैठे हैं, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि पेट के रोग, एसिडिटी, ये सब आपके अंदर बढ़ेगी और इसका भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको अवश्य तंग करेगी। एक और चीज़ है जिसका ध्यान देना है कि बुध वक्री हैं, लग्नेश हैं और बुद्धि के कारक हैं, और ये जो महाराज हैं ये भी देख रहे हैं। ये क्या है, अगर ये बुद्धि है ना, तो ये बुद्धि को भ्रमित करने वाले। मैं बुरा कभी नहीं कहता राहु को, लेकिन उनका एक नेचर है। अब कई व्यक्ति होते हैं, उनका नेचर बहुत, कई उनमें खूबियाँ होती है, लेकिन कुछ अजीब सी उनकी हरकतें होती है। तो राहु तो आज के टाइम में तो उनसे अच्छा कोई ग्रह है ही नहीं, लेकिन उनका एक नेचर है भ्रमित करने का, लालच में डालने का। तो जब वो वक्री बुद्धि को देखेंगे, जो बुद्धि के कारक है, लग्नेश हैं, वक्र बुद्धि का प्रबलता, प्रगाढ़ता और बढ़ जाएगी। कुछ अटपटे से डिसीजन ले लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बिगड़ जाएगी, आप चीज़ों को गलत तरीके से व्यक्त करना स्टार्ट कर देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लालच में पड़ेंगे। लालच बुरी बला है। दिसंबर में ये आपका मोटो होना चाहिए, आपकी गो टू लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी बहुत लुभावना सा दिखे ना, उससे दूर रहेगा। ये हर चीज़ में कहूँगा, रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, नए ऑफर्स की बात कर लीजिए, कुछ भी टू गुड टू बी ट्रू दिखा, इंग्लिश में कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, कि वो इतना लुभावना है कि लगता है नहीं कि असल ऑफर है या कोई असली चीज़ है। इन चीज़ों से बच के रहेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव होगा, बुध वक्री हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब रहेगी। कुछ बहुत ब्लंडर ऑफ डिसीजन आप दिसंबर के महीने में ले सकते हैं। तो कुछ भी अगर बड़ा निर्णय लेना हो, सूझबूझ के और किसी की सलाह मशवरे से ही लीजिएगा, वरना फंस सकते हैं। ये आपके जीवन के हर एरिया पे एप्लीकेबल होगा। क्यों? बुध लग्नेश है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लग्न लग्नेश जीवन के हर एरिया से उनका संबंध होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच के रहना है। 2 दिसंबर को शुक्र का गोचर हो जाएगा और शुक्र आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम के शुक्र कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते, कुछ तो देते हैं, उसकी बात करूंगा, लेकिन विपरीत राजयोग ये बता रहा है कि पैसा रुका हुआ था वापस आएगा, विदेश के कार्यों में पूर्णता आनी शुरू हो जाएगी। जो गुरु वक्री हुए थे, मैंने कहा था कुछ डिले हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि 12वें घर के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश के कार्यों में सफलता आएगी। आपके हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है, आप कुछ गुप्त तरीके से पैसा कमाते हैं, इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, अनमोरल तरीके से पैसा कमाते हैं, उन कार्यों में वृद्धि आपकी बहुत हो सकती है। ये भी अच्छी चीज़ है। गुप्त विद्याओं को सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा क्या प्रभाव होगा? पहला, गुरु की वक्र दृष्टि, और शुक्र जब अष्टम में आते हैं ना, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता और ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। दूसरा, तंत्र क्रिया। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किसी ने करके रखी है तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर ये वो समय होता है जब आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो सकती है। तंत्र क्रिया बहुत विशाल है, तंत्र बहुत विशाल है हमारे देश का। उसको जो आजकल पॉडकास्ट पे चल रहा है उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। तंत्र बहुत विशाल है, तंत्र में बहुत प्रकार की क्रिया होती है, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, कई शांति कर्म, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई थी, अगर आप
सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको दिखना शुरू हो जाए ना, या लगना शुरू हो जाए कि बहुत अनएक्सप्लेन चीज़ें हो रही है, अनएक्सप्लेन लॉसेस हो रहे हैं, अचानक से परिस्थितियां बदल रही, यानी कि वो प्रभाव है, तो वहाँ पर भैरव जी की या दुर्गा जी की पूजा कीजिएगा। और अगर कुछ ज़्यादा ही प्रभाव है तो अगर कोई तंत्र विशेषज्ञ है जो सत्य में या सच में इन चीज़ों को जानता है, उनको संपर्क कीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर यह भी संभावना है कि आपके ऊपर भी कोई नई तंत्र क्रिया हो जाए, तो इस टाइम पे जो भी संवेदनशील चीज़ जगहें होती हैं, शमशान घाट, कब्रिस्तान, जो भी मज़ारें होती हैं, इन सब चीज़ों से, सब जगहों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। कोई पुराना खंडर आदि हो गया, कई यंगस्टर्स होते हैं वो इस टाइम पे चले जाते हैं, या कभी कभी और इस टाइम पे आकर्षित करती हैं चीज़ें, तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। और मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा, एक अनिश्चितता आ सकती है और दूसरे लोगों के प्रति मन प्रभावित, या कहिए आकर्षित होता है, तो मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं और ये मंगल वक्री होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, क्योंकि मंगल ऑलरेडी मंगल दोष बना रहे हैं और शुक्र को देख रहे हैं जो वैवाहिक जीवन के कारक है, और ये शुक्र अष्टम में है, यानी कि मैरिड लाइफ में इश्यूज बढ़ सकते हैं। हाँ, धन प्राप्ति के लिए फिर से अच्छा योग बन गया, क्योंकि लाभेश पंचमेश को देख रहा है और धन स्थान में बैठकर मंगल आपके अष्टम वाले ग्रह को देख रहे हैं। पुनः ये आपका 2, 5, 8, 11 एक्टिवेट हो गया। दिसंबर के अंत में भी, या दिसंबर में भी आपको धन प्राप्ति, अंत में क्यों, शुरू में ही आपको, क्योंकि शुरू में ही होगा गोचर, शुरू में ही बड़े स्तर पर धन प्राप्ति होगी, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता रहेगा। 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। मंगल का वक्री होना, वो भी नीच की राशि में, शास्त्र क्या कहते हैं, अगर कोई ग्रह नीच का है और वक्री हो गया तो उच्च ग्रह से भी अच्छा प्रभाव देता है। उत्तर कलामृत में है, जितना मुझे याद है, और भी कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये अवश्य दिख रहा है कि आपको लाभ देगा। कैसे? मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, वक्री हो गए। नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कुछ इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, वहाँ से आपको कुछ लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अचानक से लाभ प्राप्त हो गया, कोई विल से लाभ हो गया, आपको घर से कुछ लाभ हो गया, घर के बड़ों से लाभ हो गया, तो यहाँ पे धन प्राप्ति अवश्य होगी। ये मंगल उतने कष्टकारी नहीं होंगे। लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कि मंगल वक्री हो रहे हैं, हाँ प्रभाव होता है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रभाव होगा जब जनवरी में वो वापस गिर जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, जनवरी में होगा। तो ये मंगल अच्छे प्रभाव देंगे, लेकिन वाणी पर कंट्रोल बहुत करेगा, क्योंकि वक्री मंगल आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या बोल गए, फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलेंगे, और ये मंगल दोष की प्रबलता और बढ़ गई। तो मैरिड लाइफ के लिए तो दिसंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। अभी जो मंगल हैं ये बहुत उग्र स्वभाव के हो जाएंगे, नीच के हैं, वक्री हैं, और ये शनि को देख रहे हैं, और शनि नवमेश हैं, नवम भाव में बैठे हैं, अष्टमेश हैं। जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का ना जज्बा आ जाएगा, लेकिन ये अति उत्सुकता होगी, उससे इस साल में बचिएगा। जैसे मैंने अभी बुध के बारे में बताया, इस साल के अंतिम महीने में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। ये मंगल वॉलेटाइल हैं, शनि पर दृष्टि जो नवमेश है, पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, पिताजी की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और वक्री मंगल के कारण, नवम भाव पर दृष्टि के कारण, बॉसेस से भी बहुत बड़े स्तर पर कहासुनी दिसंबर के महीने में हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। जहाँ अच्छा हो रहा है ये प्रभाव भी रहेगा, इसको नकार नहीं सकते। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि पंचम को देखेंगे स्ट्रांग होते हुए, और लाभेश है, यानी कि स्टूडेंट्स के काम बनेंगे, स्टूडेंट्स को लाभ प्राप्त होगा। लेकिन पुनः लव लाइफ पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि शुक्र अष्टम में चल रहे हैं, अनिश्चितता लव लाइफ में भी आएगी। शुक्र पंचमेश भी हैं, और वक्री मंगल का प्रभाव, यानी कि इंटेंसिटी, एक या ऊर्जा एक दूसरे की समझ नहीं पाएंगे, एग्रेशन रहेगा, और वाणी के प्रभाव के कारण बहुत बड़ी बड़ी बहसें दिसंबर के महीने में हो सकती है। तो ये मंगल का जो वक्र प्रभाव है ये भी बदलाव लाएगा। अब बात करते हैं, जैसे मंगल वक्री हो गए, तो मैंने कहा था बहुत सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो पहले जो वक्री ग्रह हैं उनकी बात करते हैं। बुध वक्री हैं, गुरु वक्री हैं, मंगल वक्री हैं, और राहु और केतु भी वक्री हैं। राहु और केतु ये तो वक्री चलते ही हैं, लेकिन क्योंकि अब ये टोटलिटी में इन्होंने भी अपना एड ऑन एक प्रभाव दे दिया। अब क्योंकि 12वां भाव, छठा भाव और दूसरा भाव यहाँ पे ज़्यादा वक्र प्रभाव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं अंत दिखाता है, और बुध भी देख रहे हैं वो लग्नेश हैं, आपको कई प्रॉब्लम से निकलने का मौका दिसंबर के अंत में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे।
दूसरा भाव यहाँ पर वक्र अवस्था में है और मंगल और गुरु 2-11 एक्सिस में है। विदेश से बहुत लाभ हो सकता है। इवन अचानक से विदेश जाने का भी योग आपका यहाँ पर बन सकता है। लेकिन अगर हम देखें 2, 4, 6, 10 और 12 ये सारे ग्रह वक्र प्रभाव में है। ये क्या बता रहा है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए दिसंबर के अंत में कोई प्रोफाइल बदलने का मौका मिल सकता है। और दूसरा, यहाँ पर आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का बहुत मौका मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है जो सच में आपको आध्यात्मिक रूप से आगे लेकर जाएगा। तो ये वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा। इसके बाद एक और गोचर होगा सूर्य का। सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 15 दिसंबर को धनु में। सूर्य क्योंकि आपके त्रिकोणेश हैं, यानी कि काम त्रिकोण के स्वामी हैं, तीसरे घर के उपचय भाव भी है, तो उनका यहाँ पे आना कोई इच्छा की पूर्ति दिखाता है। उनका यहाँ पर बैठ के लग्न को देखना, साल के अंत में यात्रा का योग बनता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ में सूर्य भी बुरा प्रभाव देते हैं। तो मैरिड लाइफ तो मान के चलिए कि दिसंबर के महीने में आपकी अच्छी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। सप्तम में सूर्य, सप्तमेश वक्री, मंगल दोष, शुक्र पर मंगल का प्रभाव, वक्री गुरु का प्रभाव, मैरिड लाइफ के लिए कतई ये महीना अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा क्या होगा, सूर्य सप्तम में आए और पूर्ण किरणें लग्न पर अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए अलग सा मौका है। और क्योंकि सप्तम में जब सूर्य आते हैं 10वें से 10 में है और कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है, अचानक से प्रमोशन के योग भी आपके दिसंबर के अंत में बन जाते हैं। तो ओवरऑल देखिए ये महीना बहुत हद तक अच्छा भी है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। धन प्राप्ति खूब होगी, लेकिन मैरिड लाइफ, लव लाइफ, गुस्सा, एग्रेशन, नेगेटिव वाणी, क्रूर वाणी, इल्यूजन, लालच, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। एक और गोचर होगा वैसे 28 दिसंबर को शुक्र का, लेकिन क्योंकि वो साल के अंत में है और इस महीने कोई ज़्यादा प्रभाव दिखेगा नहीं, तो मैंने इस महीने में इंक्लूड नहीं किया। तो ये 3 महीनों का एक विवेचन था मेरी तरफ से। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक बार ही करने हैं, जितने भी उपाय हैं रिपीट नहीं करने, और किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन या जब भी आपको उसके आसपास संभव हो कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है, आपको गणपति जी को खीर का भोग लगाना है। लेकिन खीर में क्या क्या होना है, नॉर्मल खीर आप बनाइए, उसमें आपको इलायची का उपयोग करना है, केसर का उपयोग करना है, और अंत में जब खीर बन जाए उसके बाद शहद उसमें थोड़ा सा डालना है। तो ये आपकी खीर जो भोग की है वो तैयार हो गई। आपको पहले गणपति जी को 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, दुर्वा अर्पण करने हैं, 2 प्रकार के फूल अर्पण करने हैं, 2 प्रकार के फल अर्पण करने हैं, फिर खीर का भोग लगाना है और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय क्या करना है, आपको महादेव का यानी कि शिवलिंग का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना है, और उसके बाद महादेव के सामने बैठकर ओम महादेवाय नमः मंत्र का और ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंदिर में पुजारी जी जो हैं या पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, वहाँ के पुरोहित जी हैं, उनको एक चंदन की माला या तुलसी की माला अर्पण करनी है, उनको भेंट में देनी है, उनको उनके लिए आपको अरेंज करनी है, उनको देनी है, और दक्षिणा के सहित, दक्षिणा और मिठाई के सहित। जो वहाँ पे ब्राह्मण देवता है, फिर से सुन लीजिए, मंदिर में उनको या चंदन की माला या तुलसी की माला, दक्षिणा और एक मिठाई का डब्बा, ये आपको ब्राह्मण देवता को देना है जो मंदिर में है। और किसी भी वृद्धाश्रम में अपने क्षमता के अनुसार दान कीजिएगा। दान किसी भी चीज़ का हो सकता है, खाने का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगे वो दान कीजिएगा। ये उपाय कर लीजिएगा, अवश्य आपका जो ये टाइम है अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।